ओके, तो यू नो दिस चैप्टर इज वेरी इजी। आप लोग को कुछ वैसे नहीं कि रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, वैसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बस लिविंग वर्ल्ड में आपको जानना है कि क्या क्या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम किस बेसिस पे लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, और लिविंग जो बोलते हैं हम लोग जैसे लिविंग है, तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो फर्स्ट देख पा रहे होगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। हाँ, तो अर्न्स्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे, उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता था। बॉर्न ऑन 15 जुलाई 1904 इन केप्टेन जर्मनी में। तो इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया था और वहाँ के फैकल्टी थे। तो उन्होंने बहुत सारा, आप बोल सकते हो कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में बहुत सारा चीजें बताई थी। ओके, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉइन Howard's Faculty of Arts and Science in 1953, okay, and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Awarded 3 prizes, उनको तीन prizes मिला था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है उस 3 प्राइज को। बल्जियन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रफोर्ड प्राइज इन 1999। कब उनका डेथ हुआ था, डाइड 100 एज, उनको जब 100 था तब उनका डेथ हुआ था अराउंड 2004 में। ओके, सो उन्होंने लिविंग वर्ल्ड के बारे में या फिर लाइफ के बारे में बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया था बच्चों, और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया था, इसीलिए उनके बारे में हमने पढ़ा अभी। तो लाइफ एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, या फिर हम कैसे लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज ए यूनिक, बहुत ही क्या बोल सकते हो, अलग सा एक है चीज। जैसे कि बोल सकते हैं हम लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे अलग करते हैं। लिविंग का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिंपली नॉन लिविंग से उसको अलग कर देता है। ठीक है, अभी हम बोलेंगे एक कुछ भी आयरन का ले लो, और एक पेड़ ले लो, या फिर एक एनिमल ले लो, ह्यूमन को भी ले सकते हो। तो आयरन वो सारी चीज नहीं कर सकेगा जो कि एक ह्यूमन कर पाएगा या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाएगा, बिकॉज आयरन itself इज नॉन लिविंग। वैसे ही हम पेड़ को बोलते हैं या फिर ट्री को बोलते हैं लिविंग, बट ट्री का अगर पार्ट कुछ हम निकाल के ले आते हैं, जैसे कि वुड फर्नीचर बनाने के लिए, सो एट दैट टाइम वी आर टेलिंग दैट नॉन लिविंग, बिकॉज लिविंग यूनिट से अलग होने के बाद ये टोटली क्या करेगा ना, वैसा ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर लाइफ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब कैरी आउट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम नॉन लिविंग बोलेंगे। ओके, सो इट इज ए वेरी यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को लेके बना होता है, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके, खुद को, या फिर बोल सकते हो खुद का एक पहचान है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाएगा आपको, इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड्स टू, बॉडी में कुछ कुछ हमारे केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हमारा ग्रोथ करवाता है, हमारा डेवलपमेंट करवाता है, हमको क्या करवाता है, एक जगह के साथ प्रॉपर्ली अडेप्ट करवा सकता है, एंड प्रॉपर्ली रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन इज दैट कैरेक्टरिस्टिक बाय विच we used to produce similar kind of offspring या फिर similar kind of organism of our type बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें कि हम अपने तरह का एक क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग या फिर अपने तरह का एक जीव प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्लांट भी वैसा करता है, हम भी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ है वो कर सकता है, और जिसका लाइफ है उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए ही हमारा डिफिनाइट शेप एंड साइज है। मेटाबॉलिज्म है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, होमियोस्टेसिस मेंटेन कर पाएंगे बॉडी का। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक योर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, ये सब कर पाएंगे। प्रॉपरली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन कर पाएंगे। ओके, हम अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस है जिसको लेके चलते हैं, जो कि नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कोई भी चीज के लिए आपको चेतावनी होना या फिर आप समझ पाना कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि अभी कुछ एक क्या बोल सकते हो, कुछ एक आ रहा है मेरे तरफ, कुछ भी ले लो, हाँ, एक चीज आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उससे खुद को बचाने की कोशिश करूंगी। इफ आई थॉट लाइक दैट इज हार्मफुल फॉर मी, राइट, मैं अभी मेरा हाथ लेके जाऊंगी आपको थप्पड़ मारने के लिए, क्या करोगे आप, ऐसे थोड़ा आपको खुद को बचाने का कोशिश करोगे। तो दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस, राइट।
राइट। सो और अडेप्टेशन क्या है, जो एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, हम जिसको जीव बोलते हैं, जीव मतलब जिसके अंदर जान है या फिर लिविंग, तो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर अगर रहता है, प्रॉपरली उसको खाना पीना मिलता है और प्रॉपरली खुद को उसी नेचर के साथ या फिर उसी एनवायरमेंट के साथ ढल ढल जाता है पूरा, रिप्रोडक्शन भी होता है उसका, उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक से चलता है, वो ग्रोथ भी कर पाता है, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक से इसका अडेप्टेशन हो गया। बट अगर हम एक नए जगह में जाते हैं और वहां पे हमें हमेशा क्या बोल सकते हो कि तुम जब तबीयत खराब हो रहा है, प्रॉपरली हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस जगह से, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमें ये जगह अच्छा नहीं लग रहा है, हम फिर से चले जाएंगे जहाँ से आए थे, राइट। तो अगर हमारा हैबिटेट चेंज होता है तभी भी अडेप्टेशन में दिक्कत आती है। जैसे कि आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को हम दूसरी जगह से हमारे जगह में लाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल नंदन कानन का ले लो, जू है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, कुछ एनिमल्स देके नया एक एनिमल लाते हैं दूसरी जगह से। अगर वो पर्टिकुलर एनिमल हमारे उड़ीसा के एनवायरनमेंट के साथ नहीं रह पाया प्रॉपरली, मे बी वो कोल्ड एरिया से आया होगा, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट भी नहीं है, बहुत गर्मी रहता है, तो ये क्या है, वार्म प्लेस है, यहाँ पे अगर अडेप्ट नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ दिनों में डेथ हो जाएगा। देन व्हाट वी विल से कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया इसलिए उसका डेथ हो गया, राइट। तो अडेप्टेशन इज अ वेरी क्रुशियल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आया बच्चों इवोल्यूशन। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स which usually living organism show। जैसे हम 100 ईयर पहले थे, 100 ईयर्स पहले हम जैसे थे आज वैसे हैं क्या? सोचो, नहीं है वैसे। 1900 में जैसे मतलब बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग जैसा था, 2020 में वैसा है क्या? नहीं। वैसे सोचोगे अगर 2090 में वैसा होगा क्या? नहीं, और बहुत एडवांस हो गया होगा, या फिर कुछ बोल सकते हो कुछ हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस है वो खत्म होने के कारण वो और कुछ नया सोर्स निकाला होगा, या फिर कुछ भी हुआ होगा। हम उस टाइम में होंगे, नहीं भी होंगे शायद, मैं तो श्योरली नहीं होंगी क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ी हूँ, तो मैं उस टाइम तक नहीं रहूंगी। मे बी आप या फिर आपके बच्चे रहेंगे उस टाइम में, तो उनको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है। बच्चों इवोल्यूशन उस करंट टाइम में हम लोग नहीं देख पाएंगे या फिर हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमसे 100 साल पहले वाले चीजों के साथ खुद को, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस इवोल्यूशन हैपेंस और इवोल्यूशन हुआ है। वैसे ही अगर हम हमारे साथ हमारे आगे वाले जो आएंगे बच्चे या फिर बोल सकते हो आगे वाला जो जनरेशन है, वो हम उनको हमारे साथ कंपेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा यस इवोल्यूशन हुआ है। वैसे सिर्फ ह्यूमन में इवोल्यूशन सीमित नहीं है, बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, सब में हम इवोल्यूशन देखते हैं। पेड़ पौधे, पौधे को भी कंसिडर कर सकते हो, मोनेरा को कंसिडर कर सकते हो, प्रोटिस्टा को, फंगाई को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, सबको कंसिडर हम कर सकते हैं इवोल्यूशन में। जैसे कि इवोल्यूशनल ट्री में क्या हुआ, प्लांट में पहले क्रिप्टोगैम्स आए, क्रिप्टोगैमी मतलब थालोफाइटा आया, फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडोफाइट आया। फिर क्या हुआ, क्रिप्टोगैमी के बाद आ गए फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी में क्या क्या हुआ, पहले आया आप लोगों का जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म। तो इवोल्यूशन तो हुआ ना। जैसे कि पहले जो प्लांट्स थे सारे, algae जिसको बोलते हैं, थालोफाइटा जिसको बोलते हैं, क्या है वो, पानी में रहता था। फिर जो आया ब्रायोफाइटा, वो पानी एंड मतलब लैंड एंड वाटर बोथ में रह पाने का उसका क्षमता था, मतलब क्या बोल सकते हो आप, वो सक्षम था उसके लिए। वो लैंड में भी रहता था और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता था, तो थोड़ा इवोल्यूशन हुआ। और ये दोनों में, थालोफाइटा में एंड ब्रायोफाइटा में, वास्कुलर टिश्यू नहीं थे। वास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सारी चीजों को। बट उसके बाद जो आया टेरिडोफाइटा, उसमें प्रॉपर वास्कुलर टिश्यूज थे, उसमें रूट स्टेम स्ट्रक्चर प्रॉपर था, थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, राइट। वैसे ही अगर एनिमल्स का बात बोलेंगे तो एनिमल्स में भी इवोल्यूशन होता है। पहले जो एनिमल थे वो कैसे रॉ खाते थे, कुछ भी मतलब बोल सकते हो कच्चा चीज खाते थे। जैसे कि आप कुछ भी एनिमल फ्लेश ले लो, उसको कुछ भी कुक नहीं करते थे, वैसे ही खाते थे। बट उनको कभी ना कभी पता चला है, हम इवोल्यूशन में ये चीज पढ़ेंगे, उनको पता चला कि नहीं, कैसे भी मान लो जंग फॉरेस्ट फायर लगा होगा तो उसमें कुछ एनिमल जल गए होंगे, उनका फ्लेश ये उसका फ्लेश लेके ये टेस्ट किए हैं तो उनको अच्छा लगा है।
और कहीं ना कहीं अंडा जैसे कि रॉ मटेरियल रॉ फ्लेश खाने की वजह से कुछ कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम भी आता है, या फिर कुछ आपको इन्फेक्शन भी होता है कभी कभी, जो कि आपको करने के खाने के बाद वो सारी चीजें नहीं होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस फील करने के कारण ये शुरू किए हैं कि कुक करके खाना शुरू किए हैं ये लोग, राइट। तो वैसे ही जैसे खाने में इवोल्यूशन आया, वैसे पहनाव में भी इवोल्यूशन आया है, रहने रहने में भी इवोल्यूशन आया है। रहने के जैसे कि पहले कैसे रहते थे, फिर बाद में कैसे रहने लगे, कॉलोनी करके रहने लगे, डिपेंडेंसी दिखाने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब आता है इवोल्यूशन। सो आई थिंक इवोल्यूशन पोर्शन इज क्लियर फॉर यू। देन रिपेयर एंड रीजनरेशन। अगर कहीं पे मेरा कट लग जाएगा तो क्या होगा, आप लोगों का क्या होता है, कुछ दिनों में रिपेयर हो जाता है, राइट। क्योंकि वहां पे जो सेल्स हैं वो सारे रीजनरेट कर जाते हैं, मतलब वहां पे जो सेल है बच्चों, उनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, माइटोसिस करते हैं और बहुत सारे सेल पे फॉर्म कर लेते हैं। एजिंग, जन्म हुआ है मतलब मरण तो है ना, डेथ है, बर्थ है तो डेथ होगा ही होगा। तो बर्थ के बाद क्या होता है, हम ग्रो करने लगते हैं। ग्रोथ करने के बाद एक सर्टेन टाइम आता है जब हम बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए, मतलब एजिंग आ जाता है, राइट। तो आफ्टर एजिंग द स्टेज इज डेथ। तो बर्थ जिसका भी हुआ है डेथ भी होता है। अमीबा, उसका डेथ नहीं है, बायोलॉजिकल डेथ। क्यों बोलो तो, क्योंकि वो एक सेल खुद को क्या करेगा, दो सेल में डिवाइड कर लेगा। तो जो मदर सेल था उसका तो डिवाइड हो गया ना, डेथ नहीं हुआ उसका, बट उसका भी डेथ है। अगर हम उसका नेचुरल डेथ नहीं है, बट अगर कोई उसको खा जाए या फिर कोई उसको मार डाले तो हो सकता है डेथ उसका, या फिर उसका न्यूक्लियस हम निकाल दें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल डेथ किसका नहीं है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का, तो अमीबा होगा आंसर। एनसीईआरटी में पूरा लिखा है ये सेंटेंस, सो आपको याद भी रखना है, ऑप्शन भी देगा आपका वहां पे। तो यहाँ तक किसी को डाउट है कैरेक्टरिस्टिक्स में? यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हमें डिस्क्राइब करके पढ़ना है। मैं जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई वही सारे लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि नॉन लिविंग में हमें नहीं देखने को मिलेगा। ओके, टेल मी, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़ूं? श्वेता, रुद्र, मृत्युंजय? नो मैम। ओके, सारे कैरेक्टर्स को मैं तो अभी डिस्क्राइब कर दिया आपको थोड़ा बहुत, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही मैं अभी डिफाइन करूंगी, बाकी का आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं सोची हूँ वो सारा नहीं दी हूँ, ओके, क्योंकि ये सारे कॉमन चीजें हैं। हाँ, आज और किसी का भी न्यू था, और एक दो क्लास के बाद मुझे याद आ जाएगा। आदित्य नारायण शायद, यस आदित्य, आर यू गेटिंग? समझ में आया जितना हमने पढ़ा अभी तक? वर्षा, गिरिजा, शंकर, यस मैम। सांकेतिका, सांकेतिका, यस मैम। यस मैम। आज फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारा? नहीं मैम। ओके, लास्ट क्लास किए थे? यस मैम। ओके ठीक है। सोनालिका, सोनाली, संतोष, यस मैम। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस मैम। अच्छा, श्वेता, क्लियर तो? यस मैम। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हम डेफिनाइट शेप एंड साइज कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। क्या है डेफिनाइट शेप एंड साइज? Living organisms have definite shape and size which may change within a narrow range. Narrow range मतलब देखो, प्लांट एंड एनिमल दो तरह का चीजें हम लेंगे, क्योंकि इनका ही यूजुअली साइज बढ़ता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही छोटा सा साइज में वो लोग सीमित रहते हैं, वैसे बढ़ते नहीं है ज्यादा, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है कि इनका 5 ही सेल होके रह जाएगा। सेल मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल को लेके बने हुए हैं ये सब, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज व्हिच मे चेंज विद इन नैरो रेंज ऑफ, नैरो रेंज मतलब ह्यूमन को ही पकड़ लो आप। नैरो रेंज में क्या होता है, अभी मैं गर्ल्स का हाइट यूजुअली मैक्सिमम होके क्या होता है, एवरेज में बोलूंगी। एवरेज में क्या बोलोगे तुम लोग? गर्ल्स में, इंडियन गर्ल्स यूजुअली 5'6" एवरेज होता है, राइट। और फॉरेनर्स में अगर जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, 5'8'9" एवरेज, या फिर 5'10" भी बोल सकते हो। हाँ, वैसे गर्ल्स का इतना में ही रहता है हाइट, कोई कोई 6 फीट भी होता है, वैसा नहीं है, बट एवरेज हम लोग पकड़ रहे हैं। वैसे बॉयज में क्या होता है,
बॉयज में हाइट यूजुअली 5'10" होता है, तो उनका 5'8" टू 5'10" या फिर 5'12", मतलब 6 या फिर 6.2 तक सीमित रहता है। एक्सेप्शनल कोई कोई है जो कि 7 फीट तक जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब ओटिज्म जैसा ही एक है जो बहुत बड़े हो जाएंगे। बट हमारा एक नैरो रेंज है, गर्ल्स का हम लोग 3 से लेके 8 तक सीमित रखते हैं, बॉयज का 5.8 से लेके 6.2 तक एक नैरो रेंज पकड़ते हैं, राइट। वैसे ह्यूमन के बारे में अगर बोला जाए तो ये आप बोल सकते हो। अगर हम कुत्ता, बिल्ली या फिर बहुत सारे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल ले जाएं या फिर बर्ड्स को कंसीडर करें तो उनका भी तो एक साइज रेंज रहता है ना। वैसा नहीं कि एक छोटा सा पैरट हाथी जैसा बड़ा हो जाएगा, वैसा नहीं है, उसका जितना रेंज है उसके अंदर ही रहेगा, राइट। कुत्तों का बहुत सारा या फिर डॉग्स का बहुत सारा ब्रीड्स होता है, एक स्पेसिस में जाएंगे बट ब्रीड बहुत सारे होंगे। हाँ, ब्रीड मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी जिसको हम बोलते हैं। सारे वैरायटी का बच्चों क्या होता है, शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। अभी प्लांट्स के बारे में आएंगे। प्लांट्स का आप लोग बोलोगे डिफरेंट शेप एंड साइज नहीं होता है, राइट। बट उनका भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जितना मान लो किसी किसी प्लांट का हाइट रहेगा 30 फीट होना, तो वो मैक्सिमम 30.5 तक 35 फीट तक ही जाएगा। वैसे ही उसका अगर वेट देखेंगे तो वेट भी इसी के हिसाब से ही फैलता जाएगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब जो पर्टिकुलर सेट डेफिनेट शेप एंड साइज वाला प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फोस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आएगा, व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फोस? ड्यू टू द particular shape and size वाला property, living organisms are called morphos. Okay, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, जो बाहर से हम लोग को पता चलता है, राइट। तो शेप एंड साइज एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसलिए मॉर्फोस बोला जाएगा। नॉन लिविंग मैटर इज टर्म एज एमॉर्फोस बिकॉज उनका शेप एंड साइज कुछ वैसे हम जो देंगे उसी रूप में रहेंगे, वैसा नहीं कि उनका डेफिनेट शेप एंड साइज है और इसी में ही रहेंगे उन लोग, ऐसा नहीं है कुछ। तो हम जो शेप एंड साइज देंगे उसके ऊपर ही डिपेंड होगा। ओके, मॉर्फोस एंड एमॉर्फोस समझ में आया सबको? मैम मॉर्फोस एक बार फिर से बता दीजिए तो। मॉर्फोस मतलब जो ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे कि डेफिनेट शेप एंड साइज रहता है, ठीक है। मतलब एक रेंज के अंदर वैरी करेगा, ऐसा नहीं है कि ये 5 cm, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 6 फीट हूँ मतलब सारे लड़कियां 6 फीट हो गए, नहीं। मतलब 1-2 इंच इधर उधर हो सकते हैं, जैसे कि आपको रेंज बताइए, एक में 5.4 से लेके या फिर 5.3 से लेके 5.8 में इंडियन गर्ल्स जाते हैं। फॉरेनर्स गर्ल का थोड़ा लंबे होते हैं फॉरेनर्स में यूजुअली, बट आप वो भी वैरी करेगा। ऑस्ट्रेलियंस एंड अमेरिकन वो सारे बहुत लंबे होते हैं, बट आप अगर चाइना, जापान यहाँ को पकड़ लोगे तो वहां पे थोड़ा क्या होता है, हाइट कम रहता है, लड़के और लड़कियां सबका, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का एक रेंज रहता है, उसके अंदर ही हम लोग रहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा उससे वेरिएशन या फिर डेविएशन नहीं होता है, दैट इज नोन एज मॉर्फोस। और नॉन लिविंग का वैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए उनका एमॉर्फोस बोला जाता है। मैं एक बेड को चाहे तो किंग साइज बना सकती हूँ, चाहे तो सिंगल साइज बना सकती हूँ, चाहे तो क्या क्वीन साइज बना सकती हूँ, दैट इज डिपेंड ऑन मी। वैसा नहीं कि खुद अपने आप बन जाएगा। हाँ, जैसे कार्स में आप लोग देखते हो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वो खुद ब खुद बन जाते हैं, राइट। बड़े बड़े कार्टून जैसे बन जाते हैं ना, तो वैसा नहीं होता है एक्चुअली। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, कार का लाइफ नहीं है, वो एक प्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एमॉर्फोस एंड मॉर्फोस। अवेंजर्स रे, अवेंजर्स से ट्रांसफॉर्मर नहीं ना, अवेंजर्स रे कौन, आयरन मैन तार सूट पिंडला पर से सेई बड़ा ही जाए। ओ एनीवे, तो आयरन मैन कौन हार्ट, अरे तार हार्ट अच्छी, तार खाली से जो पार्टिकल्स गुड़ा को कंट्रोल करिया पे से गोटे चिप लगे था ता हार्ट पाखरे, ताकि ता हार्ट को से लुहा पार्टिकल गुड़ा न पड़ो। हां मु भी देखी छी अवेंजर बा। ओके देखो, तो मॉर्फोस अमॉर्फोस समझ में आ गया। आपको सिर्फ याद रखना है कि लिविंग सारे क्या है, मॉर्फोस है, और नॉन लिविंग सारे एमॉर्फोस है, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन, so it is differentiation of a body into smaller units। मतलब हमारा जो बॉडी है बच्चों, सब स्मॉलर यूनिट्स में क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, राइट। एंड सब यूनिट्स, यूनिट एंड सब यूनिट में हमारा बॉडी क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, व्हिच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैं आ रही हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्मॉलर क्या बिगर यूनिट है। सेल, सेल से लेके बना हुआ है क्या, टिश्यूज, टिश्यूज लेके टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन लेके ऑर्गन सिस्टम, फाइनली ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं, यूनिट्स एंड सब यूनिट्स को लेके बना हुआ है, राइट। अभी हम लोग बोलेंगे सेल को एक यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर, फिर न्यूक्लियस है, तो इट इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सम सब यूनिट्स एंड इट इज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड टू यूनिट। और सब यूनिट इसके लिए क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल लेके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स बना हुआ है, तो बायोमोलिक्यूल यहाँ पे सब यूनिट की तरह काम करेगा। बायोमोलिक्यूल को अगर एक यूनिट पकड़ते हैं, उसके लिए सब यूनिट क्या होगा बच्चों, एलिमेंट्स होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, ओके। तो ऑक्सीजन, दीज आर द सब यूनिट्स। तो वो सारे लेके क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, और या फिर कंपाउंड्स बनते हैं। फिर कंपाउंड लेके सेल बनता है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स ले लेके तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनेल्स बनेंगे। ऑर्गेनेल्स कंबाइन करके सेल बनाएंगे, सेल कंबाइन होके टिश्यू बनेगा। तो ऐसे ही प्रॉपरली सब यूनिट एंड यूनिट को लेके एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट। इस तरह का चीजें होता है क्या नॉन लिविंग में, नहीं होगा, राइट। जो नेचुरली बनते जाएगा वैसे ही होगा, उसका प्रॉपरली कुछ यूनिट सब यूनिट हम ऐसे डिफाइन करके प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन होगा करके हम नहीं बोल सकते उसके। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, which is a very peculiar characteristics of living organism which is strictly absent in case of non living. growth development अगर बोलते हैं हम, देखो इसमें एक कंट्राडिक्शन है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में ना लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग ग्रोथ करते हैं, बट किस मतलब किस सेंस में, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिविंग में बच्चों हमारा सेल डिविजन होके हम ग्रोथ करेंगे अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम है तो, या तो फिर हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद वाला स्टेज है रिप्रोडक्शन, ओके। मैं अभी बोलूंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिमिलर है या डिफरेंट है, आप लोग क्या बोलोगे, डिफरेंट है। डिफरेंट मैम, क्योंकि ग्रोथ में क्या बोलूंगी मैं, माय बेबी इज ग्रोइंग, मतलब वो ग्रो कर रहा है, मैम इंक्रीज इन हाइट वेट, हाइट वेट एग्जैक्टली, तो उसको क्या बोलूंगी, ग्रोथ हो रहा है उसका। डेवलपमेंट मतलब वो जब 2 साल का था तभी ए टू जेड तक नहीं बोल पाता था, 3 साल का हो गया ए टू ई तक बोलने लगा, फिर 4 साल का हो गया ए टू जेड तक लिखने लगा, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। वैसे ही अभी मैं क्या बोलूंगी, मान लो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नए नए आए थे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, धीरे धीरे आप पढ़ने लगे, एक एक चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज करने लगे, फिर हमारे साथ जुड़े, हम आपको और कुछ हेल्प किए, कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर आपका क्या हुआ, आप बोलोगे हाँ हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एक एक चैप्टर का पूरा क्लियर पिक्चर हमें मिल रहा है, तो हम हमारा क्या हो रहा है, दिमाग के कपाट खोल रहे हैं, तो डेवलप कर रहे हैं हम पढ़ाई में, ओके, समझ रहे हो। तो ग्रोथ एक चीज है जो कि हमें दिखेगा, उस साइज शेप हाइट वेट में। मैं बोले हाँ रुद्र अभी बड़ा हो रहा है, मतलब वो हाइट उसका बढ़ रहा है, या फिर मैं बोलूंगी हाँ श्वेता थोड़ा पतली हो रही है या मोटी हो रही है, तो वो सब मैं देख पाऊंगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। तो उसको क्या बोलूंगी बच्चों, क्वांटिटेटिव। बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी में इंक्रीज आएगा या फिर डिक्रीज करेगा, उसको मैं बोलूंगी डेवलपमेंट। ये पर्टिकुलर चीजें अगर हम लिविंग में बोलेंगे तो इस तरह का हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर नॉन लिविंग में बोलेंगे तो क्या होगा बोलो। अभी मैं बोलूंगी एक कहीं पे भी एक क्या बोल सकते हैं, अर्थ को एक हुआ है, वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो उसका क्या हुआ, उस पर्टिकुलर जगह में चेंजेस आया, राइट। या फिर अर्थक्वेक के कारण, या फिर आप बोलोगे कि लावा के कारण एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया एक जगह में, तो वहां पे क्या होगा, और उसको 100 साल के बाद वो पहाड़ जो हिल है या फिर माउंटेन है, वहां पे फिर से और नेचुरल कैलामिटी होके धीरे धीरे और सारे धूल मिट्टी जमा होके उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उस केस में बोल सकते हैं ग्रोथ हुआ है उसका। बट वो लिविंग नहीं है, मतलब उसका खुद का कैपेसिटी नहीं है ग्रो करने का, नेचुरल कैलामिटी के वजह से या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो होगा होगा उसमें, वैसा नहीं कि खुद ही अपना मास वो चेंज कर देगा, वेट अपना चेंज कर पाएगा, ठीक है, जो कि हमारे केस में होता है। So growth is permanent and irreversible change in the size and cell. मैं अभी 5.4 इंच की हुई हूँ, वैसा नहीं कि फिर से 5 इंच की बन जाऊं, वैसा है क्या, नाटी हो जाऊंगी, वैसा है नहीं हो सकता है, वैसा है एक बार जो हो गया मतलब हो गया, फिर से रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, वो बैक नहीं जाएगा आपका। हाँ, irreversible change in the size and shell. सेल क्यों, क्योंकि सेल का भी तो ग्रोथ होता है ना, मतलब सेल भी डिवाइड करता है। एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म यूजुअली अकम्पैनिड बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट, हमारी बॉडी में जो बोल सकते हो क्या, वेट
और ड्राई दोनों वेट है। एक सेल को अगर हम लेंगे बच्चों, उसमें कुछ पानी रहेगा इनऑर्गेनिक मटेरियल में, कुछ वाटर रहेगा, कुछ सॉल्ट्स रहेगा, और ऑर्गेनिक मैटर में कैसे रहेगा, जैसे कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में फर्स्ट क्लास ऐश एनालिसिस में, याद करो। सॉल्युबल मास, इनसॉल्युबल मास, जो पानी के साथ घुल जाएगा उसको सॉल्युबल बोलेंगे, जो पानी के साथ नहीं मिलेगा उसको इनसॉल्युबल, ड्राई। तो एक वेट मास रहेगा, ड्राई मास रहेगा, सूखने के बाद जो है ड्राई, और अगर पानी उसके साथ है तो उसको वेट बोलेंगे। तो मास, नंबर, ड्राई, वेट में हमारा क्या होता है बेटा, चेंजेस आता है। डेवलपमेंट इज द सम टोटल of changes that occur in an organ or organism. कोटा dry wet dry wet associ seti ago definition da puchitara tapre asi podi thare. Development is the sum total of change that occur in an organ or organism due to its life during its lifetime. So development पूरा lifetime के दौरान जो changes होगा, okay. Increase in mass में change होगा। एक बेबी जब जन्म लेता है या फिर एक पौधा जब क्या बोल सकते, सीडलिंग से, सीड से निकल के सीडलिंग होता है, तो क्या होता है, उसका मास कुछ बहुत कम रहता है, राइट, सम ग्राम्स में रहेगा। वैसे ही ह्यूमन बेबी में भी बहुत कम रहता है, 3 kg 2.5 to 3.5 kg के अंदर रहता है। इट इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसका क्या इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा, मतलब उसका मास इंक्रीज होगा, धीरे धीरे 3 kg to 4 kg होगा, 5 kg होगा। वैसे ही पेड़ पौधे क्या होगा, सम ग्राम से लेके केजी तक बनेंगे। और यूजुअली पेड़ जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट, श्रब्स होते हैं, हर्ब होते हैं, वैसे ही ग्रासेस होते हैं आप बोल सकते हो, या फिर बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं। तो बड़े जो प्लांट है यूजुअली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनका साइज एंड मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स, ओके। तो लास्ट क्या बोला है देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। दिस कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों को, which are the twin characteristics of growth, ग्रोथ के कौन से दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंडिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मास एंड, जैसे कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर में भी बढ़ेगा बच्चों और मास में भी बढ़ेगा, उसी को हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ बताते हैं। अभी ड्राई वेट क्या है देखो, एक सेल लेते हैं, सेल का सारा जो ऑर्गेनेल्स है या फिर उसके अंदर जो पानी का क्वांटिटी है, मान लो 70% पानी है उसमें और 30% डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ओके। तो उसको अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, तो अभी जो सेल में बचा है उसको ड्राई वेट बोलेंगे, पानी निकालने के बाद, ओके। समझ में आया ड्राई वेट क्या है? yes madam पूरा सुखेला जिनसटा म गोटे पत्र को सुखेई दे, पूरा सुखेई दे, से पूरा पानी बाहरी गला, सुखेला पर कोन होला, ड्राई गला, ताको पोड़ी दबा। आमे एबे कोन हबो, ऐश रहिला, बाउंसटा रहिला, पाउंस रहिला कि नहीं, तो सुखिला पर जो पानी अंशटा पळेला पर जो जिनस ताको हम ड्राई वेट कहूचे, हैला। ग्रोथ डेवलपमेंट सबका क्लियर? इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। यहाँ और एक पॉइंट आ गया, अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और एक आ गया क्या यहाँ पे कि ह्यूमंस में ग्रोथ सर्टेन लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हम लोग जन्म से लेके मरने तक ग्रो होता जाएगा, हम बढ़ते जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं होता है। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस वैसा नहीं होता है बच्चों। बट इन केस ऑफ प्लांट, एक प्लांट मान लो क्या हुआ है, 30 इयर्स हो गया ऑलरेडी, उसका एक ब्रांच हम काट देंगे, जाके स्टेम काट देंगे, क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वहां पे देखेंगे छोटे छोटे प्लांटलेट निकल के आए हैं वहां से, राइट। सो इट इंडिकेट्स दैट growth is not restricted in case of plant, okay. In plant, growth continue throughout the life as they have meristematic areas, meristematic tissue है वहां पे। और प्लांट में और एक चीज है, टोटिपोटेंसी। सेल प्लांट के टोटिपोटेंसी कैरेक्टर शो करता है, मतलब टोटिपोटेंसी इज द कैरेक्टर बाय व्हिच, टोटिपोटेंसी में क्या होता है, एक सिंगल सेल का कैपेसिटी होता है पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करवाने का, ओके।
That particular characteristics is known as totipotency. So plants are totipotent in nature. And मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण उसका क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कीप ऑन डिवाइडिंग वाले टिश्यू सेल्स होते हैं, मतलब वो क्या होता है, माइटोसिस चलता ही रहता है उनमें, तो इसीलिए क्या होता है, बढ़ जाते हैं. इन एनिमल ग्रोथ ऑकर अप टू ए सर्टेन एज, मैं अभी बताई, आफ्टर विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस. उसके बाद क्या होगा बच्चों, जैसे कि कहीं पे टोर्न आउट होगा, कहीं पे कट लग गया, या फिर कहीं पे कौन है खंडिया खबरा एक्सीडेंटल इंजरीज, तो वहां पे सिर्फ रिप्लेस होने के लिए नए सेल्स आएंगे. हाँ, मतलब माइटोसिस होगा. थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ. क्या क्या है, सेल डिविजन एक है, सेल एनलार्जमेंट मतलब डिवाइड करेगा सेल पहले, फिर एनलार्जमेंट बढ़ेगा उसका साइज, सिक्रीशन ऑफ apoplasmic substances. Who can tell me what is apoplasmic substance and what is protoplasmic substance? आप सोचो, तब तक मैं आपका ले जाती हूँ अटेंडेंस. एपोप्लाज्म सब्सटेंस क्या है, सोचो. आया समझ में? हेलो मैम. हेलो 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 बोलो. मैम. जिसके थ्रू पानी पास करता है मैम, प्लांट टिश्यू के केस में आपको क्या श्योर लगता वही होगा. है? यस मैम. प्रोटोप्लाज्म सेल का हिसाब है, और सेल के और अंदर का कोई मैं बता सेल पाएगा? नहीं, सिंपल याद रखो, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस को, एपोप्लाज्मिक किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल. ओके, जैसे कि सेल वॉल हो गया, हाँ, जो कि हम बोल सकते हैं क्या, सेल के सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो यूजुअली उसको हम क्या बोलेंगे, एपोप्लाज्मिक. एंड प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होगा बच्चों, जो जो सारे, तो आप लोग बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, जितने सारे प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होंगे. ओके, जो सिक्रेशन होता है ना एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का, सेल वॉल मटेरियल सिक्रेशन होता है, एंड फिर सेल वॉल ग्रो करता है. हमने पढ़ा था ना इंटिसुसेप्शन, याद है, सेल में इंटिसुसेप्शन, अपोजिशन, अक्रेशन, ये सारी वर्ड्स बोली थी. इंटिसुसेप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट्स एंड सेल वॉल ग्रोस. ओके, तो उस जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, जो सारे लिविंग, यूजुअली लिविंग यूनिट के लिए चाहिए होता है सब्सटेंस, वो सारे प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस. ओके, देखो अभी आ गया इंटिसुसेप्शन एंड एक्रेशन. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. इंटिसुसेप्शन किसको बोलेंगे बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी. जैसे कि एक फिटस ग्रो कैसे करेगा, सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा, बॉडी में ऐड होते जाएगा, और उसका क्या होगा, सेल बढ़ता जाएगा. जाइगोट, एक जाइगोट कैसे बढ़ता है, 2 सेल होता है. जाइगोट यूजुअली 1 सेल, याद रखो, जाइगोट इज अ सिंगल सेल. कंफ्यूज मत होना कि स्पर्म एंड एग मिलके हो गया मतलब डबल सेल है, नहीं, जाइगोट इज अ सिंगल सेल. ओके, जाइगोट डिवाइड रिडिवाइड माइटोटिकली करेगा, एंड फिर क्या बोलेंगे उसको, ब्लास्टोमियर. ओके, तो उसको हम लोग 8 सेल स्टेज में ब्लास्ट मोरूला बोलेंगे. फिर क्या होगा, ब्लास्टोसाइट 8 to 32 जब बन जाएगा, ब्लास्टोसाइट बोलेंगे. उसी स्टेज में आके इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में, फिर बढ़ता जाएगा. हाँ, ओके, एनीवे आप लोग ये डेवलपमेंट में पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. तो यूजुअली क्या होता है, इंटिसुसेप्शन का मतलब क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सेल इनसाइड द बॉडी. हाँ,
एक्रीशन क्या है? नॉन लिविंग आर्टिकल्स, जैसे कि आप बोल सकते हो कुछ भी, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल। सेल वॉल के केस में मैं बोल रही हूँ, तो सेल वॉल नॉन लिविंग है, अभी बताई मैं आपको, प्लाज्मिक सब्सटेंस में जा रहा है, तो वहां पे सेल वॉल का ही सिमिलर मटेरियल जॉइन जुड़ता जाएगा और क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनेटली प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल स्टोन्स, क्रिस्टल एंड माउंटेन ऑल्सो तो सम ग्रोथ। इसलिए ये बोल रहा है कि ग्रोथ आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, बट हम उसको डेफिनेट प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि स्टोन्स, क्रिस्टल एंड माउंटेन भी ग्रोथ करते हैं। मैं अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले कैसे ग्रो होता है उनका। देखो, these are component of the living matter like cytoplasm, nucleus. These are non-living material formed by the cell, जैसे cell wall, bone matrix, fibers, apoplasmic and protoplasmic. Then आया metabolism. Anabolism and catabolism को लेके क्या होता है? Metabolism होता है। तो it is the sum total of various biochemical reactions occurring in a cell. It is defining property of all living organism. क्या बोलेंगे बच्चों उसको? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दोनों को लेके मतलब सम टोटल ऑफ दिस एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ एनाबॉलिज्म मतलब क्या है? सिंपली याद रखो, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कुछ चीजों का रिएक्शन होके एक नया चीज बन जाना, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? उसमें ग्लूकोज बनता है। कैसे? क्या क्या बन के ग्लूकोज बनता है बताओ, फिर मैं बताऊंगी। ଏବେ सब माड़ खाइब जदि न कहि परिबो एटा फोटोसिंथेसिस रा रिएक्शन को मत जल्दी। मैम स्टूडेंट C6H12O6 हां कौन C6H12O6 C6H12O6 तो ग्लूकोज रा फार्मूला। मु कहूची कौन कौन मिसिक्री हबो ग्लूकोज ता तयारी हबो कौन कौन मिसिक्री? मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। केतेटा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, केतेटा मॉलिक्यूल तो वाटर? मैम रिएक्शन तो मैम मैं हां आउ 6 कौन? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अच्छा 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउ 6 molecule of और carbon dioxide. सब yes खाई मैम गलनी पुड़ीकिरी। हां पाठड़ा मैम सब खाई 18 गलनी। 18 मोलिक हां हां 18 आउ के 20 कहि देबो, बढ़ी दे मैम टिके 6 नंबर। मैम रिएक्शन टा भूल गए। Ma'am 6 Ma'am, 6 CO2 CO2 टेंथ plus में भी 12 था is 2. बेटा, वेयर इज योर आंसर? टेंथ में Ma'am, कौन से पढ़ रहे हो? ये 6 से पढ़ रहे हो यूजुअली, टेंथ भी नहीं 6 से पढ़ रहे हो आप लोग फोटोसिंथेसिस। 6U2 plus 12H2O आगुरु 2. पहले पता था 6 बट 12H2O है वो, ठीक है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट का यूवी यूजुअली प्रेजेंस में पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस डिटेल में। क्या बनेगा? C6 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, C6H12O6 प्लस यहाँ से जो है आप लोग का 6H2O रिलीज हो जाएगा, प्लस 6O2 भी रिलीज होगा। 6O2. देखिला समझते मन रही तो थोड़ा। Yes ma'am. ओके तो अभी मुझे बताओ, जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो आता कहाँ से ये ऑक्सीजन? 6O2 जो आया वाटर से आया, करेक्ट। और 12 मॉलिक्यूल वाटर का 12 मॉलिक्यूल था, तो स्ट्रेट वहां से 6 मॉलिक्यूल निकल गया वाटर होके। बाकी जो बच गया वहां पे कुछ बाकी के 6 मॉलिक्यूल से वाटर का कुछ पार्ट और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का 6 पूरा 6 के 6 मॉलिक्यूल वो मिलके क्या होगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। ओके तो एक बनने वाला चीज जो है या फिर एक बनने वाला रिएक्शन उसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, और एक पूरा ब्रेक डाउन होने वाला रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। अभी रेस्पिरेशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस क्या होगा देखो, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पे ले लो 6O2, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्या होगा, क्या निकलता है?
CO2, 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं, प्लस 12H2O। यस, और क्या होगा बच्चों, कुछ एनर्जी। ओके, रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो ग्लूकोज बना था हमें जब चाहिए, अभी जैसे मैं बातें कर रही हूँ मुझे एनर्जी चाहिए कुछ, कोई भाग रहा है उसको एनर्जी चाहिए, कोई कुक कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई रेसिंग कर रहा है, या फिर सोने के टाइम में भी हमारा एनर्जी क्या होता है, कंजप्शन होता रहता है या फिर यूटिलाइज होता रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो सारे जो एटीपी निकलते हैं वो कैसे निकलता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होके है ग्लाइकोजेनिक फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में बोल सकते हो, फैट फॉर्म में बोल सकते हो, तो वो बर्न होके एटीपी निकलता है, उसको बोला जाएगा कैटाबोलिज्म। तो रेस्पिरेशन याद रखो कैटाबोलिज्म है, और फोटोसिंथेसिस इज याद रखो एनाबोलिज्म है। ओके, no non-living object exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in the cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. जो टेस्ट ट्यूब में करेंगे हम उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग भी नहीं है, लिविंग भी नहीं है, उसका कुछ डेफिनेशन, उसका डेफिनाइट हम कैरेक्टर नहीं बोल पाएंगे उस टाइप के मेटाबॉलिज्म। ओके, metabolism is a definite feature of all living organism without expectation. Isolated metabolic reaction जो कि हम इन विट्रो करेंगे, लैब कंडीशन में करेंगे, आइसोलेटेड कंडीशन में करेंगे, आर नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। नॉन लिविंग थिंग को लेके करते हैं बट उसका रिजल्ट होता है लिविंग रिएक्शंस में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारे बॉडी में बोलते हैं इज अ डिफाइंड फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म। हमारे बॉडी में जो होता है बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा क्या है ना, लाइफ फॉर्म का डेफिनेट फीचर है। एनाबोलिज्म देखो, फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन आर द कैटाबोलिज्म। क्योंकि डाइजेशन में भी तो फूड पार्टिकल का क्या होता है, टूटता है, न्यू क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि हमने एक प्रोटीन कुछ खा लिया तो वो पूरा डिवाइड हो के जाके क्या होगा, फाइनली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। तो बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है वो टूट के रिजल्ट देता है क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो दैट इज नोन एज डाइजेशन योर। एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो क्या होता है, जो खाना खाते हैं हम वही सारा जब डाइजेशन हो जाता है उसी मॉलिक्यूल्स को लेके हमारा सेल रेस्पिरेशन करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। ओके, देन आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन डेफिनेट फीचर क्यों है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जैसे बोलते हैं अभी गधा का बच्चा घोड़ा तो नहीं होगा, या फिर हाथी का बच्चा शेर तो नहीं होगा, जिसका ऑफस्प्रिंग उसी टाइप का ही बनेगा। ओके, लाइक मदर लाइक डॉटर। तो इसीलिए हम बोलेंगे इट इज क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। हमें जीने के लिए रिप्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन ही नहीं चाहिए, बट अगर रिप्रोडक्शन बिल्कुल ना हुआ तो क्या होगा, लाइफ धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगेगा। हाँ, जैसे कि आप बोल सकते हो एक पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो सारे कपल के बच्चे नहीं होते वो क्या मर जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो उनका लाइफ रहता है, सस्टेन करते हैं। बट अगर वैसे बहुत सारे इंडिविजुअल निकले जिनका क्या आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं होगा या फिर स्टेराइल हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन में क्या होगा, हम महसूस करेंगे कि पॉपुलेशन घट रहा है। राइट, जैसे कि आप देख सकते होंगे, कभी सुने होंगे टाइगर का पॉपुलेशन बहुत घट गया है, उसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ज्यादा। तो it distinguishes living from non-living, but it is not definite feature of life. Two main strategies of reproduction are sexual and asexual। दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। In unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth। मतलब उनका रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ सिमिलर है, क्योंकि उनका और दूसरा वैसे कुछ ग्रोथ हो रहा है करके नहीं बोल सकते। वो ग्रो करेंगे मतलब क्या होगा, रिप्रोड्यूस करके दो सेल में डिवाइड कर जाएंगे।
बट हमारे केस में क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है हम बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन और inclusive defining character of living organism. No non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Non-living वैसा नहीं कर सकते। अभी आया consciousness, अवेयरनेस, किसी भी चीज के प्रति हमारा अवेयरनेस या फिर हमारा कंसर्ननेस दिखाने को हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, it is awareness of surrounding and respond to external stimuli. स्टिमुली के समझ में, स्टिमुली क्या है समझ में आ रहा है? अभी आज बहुत धूप हो रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? वी आर शोइंग सम रिस्पॉन्स टू आवर एनवायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट? आज बहुत ठंड पड़ रहा है, आज मुझे कंबल चाहिए ओढ़ने को, मैं नहीं सो पाऊंगी बिकॉज आई विल सीवर इफ आई विल नॉट हैविंग ए कंबल। So that indicate that I am showing some response. So these are the consciousness. मुझे एक मच्छर ने काट दिया, वहां पे मुझे कुछ इचिंग सा महसूस हो रहा है। So this is also a क्या साइन ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी एक लोहे का दरवाजा है या फिर नॉर्मल वुडन बॉक्स ले लो, कुछ भी वुडन डेस्क ले लो, डोर ले लो, उसको भी मच्छर जाके वहां पे बैठेगा। अगर हम उसको एक रॉड ला के वहां पे क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? वो आपको बोलेगा उठ के, क्यों कर रहे हो भाई, भाई साहब क्यों मुझे ड्रिल कर रहे हो आज, या फिर क्यों मेरे ऊपर एक होल बना रहे हो, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि नॉन लिविंग है, राइट? और उसका वो सारा कुछ रिस्पॉन्स हमको नहीं दे सकता है। स्टिमुली आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन, हमारे सारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे कि बोल सकते हो 5 मेन सेंस ऑर्गन है, टेस्ट कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? सेंस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की चीजों को। विजिबल चेंजेस और रिएक्शंस which an organism produce as a result of applied stimuli is called response. हम देख के कुछ चीज को महसूस करके जो हमारा एक रिएक्शन शो करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। डाउट किसी अच्छे थे ना बुझिलो कॉन्शियसनेस कौन? टच मी नॉट प्लान। संतोष, सोनाली, बुझा पड़ुची, गिरिजा, आदित्य, श्वेता, ओके, मृत्युंजय बुझा पड़ुची तो? यस मैम। तो कॉन्शियसनेस टा बुझी पारलो तारे नहीं कि? Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. Consciousness therefore become the defining property of the living organism. So consciousness defining organism है living organism का। Adaptation, adaptation के बारे में बोल चुकी हूँ, आप लोग को समझ में आ गया है। Useful inheritable change in form, function and behavior which enable an organism to adjust well and successfully live in the environment, उसको बोला जाता है adaptation. An organism is considered best adapted to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in the environment. हम अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर लाए हैं, राइट? हमारे बच्चे हमसे वही सारे कैरेक्टर लेके जाएंगे। तो यही सारे कैरेक्टर अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो सारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड करके कैरेक्टर लाया है, वही सारे कैरेक्टर को लेके एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका और अच्छे से वो रह पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम उसका अडेप्टेशन किससे हुआ है। सर्वाइव भी करेगा, ब्रीडिंग भी करेगा, तो अडेप्टेशन होगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, दो तरह के अडेप्टेशन है बच्चों। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन क्या है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या है, देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में दिस अपीयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड,
टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस कंडीशन, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स जो हैं कोल्ड कंट्री से वार्म कंट्री को माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। फिर जब यहाँ पे कोल्डर सीजन आता है, विंटर या फिर विंटर आता है, समर चला जाता है, फिर वो लोग क्या होते हैं, उड़ के चले जाते हैं। सो दीज आर नोन एज शॉर्ट टर्म। These disappear as soon as the stress period is over. These are either heritable to acquired and have little role in evolution. बहुत कम रोल होता है इवोल्यूशन में। अभी लॉन्ग टर्म क्या है बच्चों? दिस इज डेवलप इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। खुद को बचाने के स्ट्रगल में जो नया नया कैरेक्टर सारे आ जाएगा और वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। दीज आर लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म। दीज आर ऑलवेज हेरिटेबल, पेरेंट्स से बच्चों को जाएगा, एंड हैव ए मेजर रोल इन द इवोल्यूशन। वही सारे चेंजेस इवोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करेंगे या फिर इवोल्यूशन में शो होगा। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में कुछ एग्जांपल्स: मोस्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सो जाते हैं विंटर में। Their metabolism is slower down and they utilize store nutrient to obtain energy. Metabolism उस टाइम में स्लो हो जाता है बच्चों, और क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन नहीं हो पाता है, उनका रिएक्शन नहीं होता है। तो उस टाइम में क्या बेटर फील करते हैं वो, कि सो जाना बेटर ही है, सोचते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में देखो, क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट। तो पर्चिंग हैबिट मतलब क्या है? क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग, वुड पिकर जैसे करता है। स्ट्राइकिंग एंड कैचिंग, हॉक। पर्चिंग जैसे पिजन, रनिंग, ऑस्ट्रिच, स्विमिंग, डक। सो ये सारे हैबिट नेक्स्ट जनरेशन को भी जाएगा और उनको एडेप्टेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए ये सारे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन बोला जाता है। ऑस्ट्रिच का जो बच्चा होगा वो भी दौड़ पाएगा अच्छे से, ओके। फ्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बचने के लिए वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए दे विल रन। देन आया इवोल्यूशन। It means to unroll or unfold or reveal hidden potential. Evolution का मतलब क्या है? कोई बोलेगा चेंजेस होता है, कोई बोलेगा इवोल्यूशन में नए नए चीजें बन जाते हैं, बट हम क्या बोलेंगे, अनरोल। जो सारे चीजें हैं वो धीरे धीरे होके क्या होता है, अनरोल हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। कुछ हमारा हिडन कैपेसिटी था, धीरे धीरे टाइम बदलने के कारण और हमारा जैसे कि एनवायरमेंट के साथ एडेप्टेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अडेप्टेबिलिटी के कारण या फिर अडेप्टेशन सो हो पाएगा जैसे, वैसे ही हम खुद को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और रिवील हिडन पोटेंशियल। डार्विन डिफाइंड इवोल्यूशन एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो क्या होता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण हमारे अंदर मॉडिफिकेशंस आते हैं, वही सारे मॉडिफिकेशन हमें हेल्प करते हैं नए एनवायरनमेंट के साथ जीने के लिए। जैसे कि डार्विन ने क्या कहा कि जो जिराफ थे, कुछ हाइट वाले जिराफ भी थे, कुछ छोटे हाइट वाले जिराफ भी थे। जैसे जैसे नीचे वाला खाना या फिर नीचे वाले पेड़ पौधे खत्म होते गए, जो हाइट वाले जिराफ थे वो सारे सरवाइव कर गए, क्योंकि वो ऊपर वाले पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगे। जो छोटे छोटे जिराफ थे वो मर गए। बट लामार्क ने क्या कहा था, नहीं, छोटे थे वो अपना क्या गला को खींचने लगे और पैर को भी स्ट्रेच करने लगे, उसी के कारण धीरे धीरे बढ़ता गया और उनके बच्चे में भी ये सारी चीजें देखने को मिले। नहीं, वैसा नहीं होता है। डार्विन जो बोले हैं समवन दैट इज करेक्ट। एक पॉपुलेशन में हाइट एंड शॉर्ट हाइट वाले देखने को मिलते थे पहले, बट ड्यू टू रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग वाले रह गए, शॉर्ट वाले मर गए। ओके, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन, देखो कितना बड़ा कट है यहाँ पे। So it is the ability to repair and renew damaged
lost body part in the post embryonic life of an organism. पर सारे बॉडी पार्ट हमारे केस में रीजनरेट नहीं कर सकते हैं बच्चे. हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर ओन और रिपेयर द डैमेज पार्ट. हील हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ह्यूमन में पैर कट गया, हाथ कट गया, वो फिर से आ जाएगा, वैसे नहीं होता है. कुछ रिपेयर हो पाएगा. पेड़ में वैसा होता है. प्लांट्स कैन परफॉर्म रीजनरेशन और इट कैन ग्रो इट्स ओन, मतलब क्या पूरा एक स्टेम ग्रो हो जाएगा उसमें. एजिंग, इट इज अ progressive decline and deterioration in the structure and function of an organism. जैसे कि हम बोलेंगे क्या, बूढ़े हो रहे हैं. एजिंग, स्टडी ऑफ एजिंग इन नो जेरोंटोलॉजी. एजिंग को पढ़ना, जो डॉक्टर सारे पढ़ते हैं एजिंग के बारे में, उनको जेरोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है. एजिंग स्टार्ट बिफोर बर्थ, बायोलॉजिकल एजिंग उसको बोला जाएगा. बर्थ के पहले ही कैसे शुरू हो गया? जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एजिंग तो होता जाएगा ना. जाइगोट, एक सेल था, धीरे धीरे 2 सेल हो गया, 4 सेल हो गया, 8 सेल हो गया, धीरे धीरे वो सारे भी क्या होते गए, ग्रोथ होता गया. उनमें कुछ सेल भी डैमेज भी हो गए, तो एजिंग भी आता गया. ठीक है, तो बर्थ से पहले ही हो जाता है. कोलाजेन इज एन इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एजिंग. कोलाजेन, जैसे जैसे हम बूढ़े बूढ़ी होते जाते हैं, हमारे रिंकल्स आते जाते हैं, या फिर बोल सकते हो स्किन लूज होता है. क्यों? कोलाजेन के कारण, कोलाजेन डेफिशिएंसी के कारण. ज्यादा बॉडी में कोलाजन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, हमें बाहर से कोलाजन लेना पड़ेगा. विथ एडवांसिंग एज इट बिकम रिजिड एंड इम्परमिएबल. हमारे स्किन क्या होता जाएगा? इम्परमिएबल होता जाएगा. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द सेल. तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुस पाएगा. एंड मेटाबॉलिक वेस्ट कैन नॉट बी लीव द सेल. और मेटाबॉलिक सेल भी अच्छे से बॉडी को या फिर सेल को छोड़ के नहीं जाएगा. तो गंदे चीजें अगर जमा होते जाएगा बॉडी में, तो एजिंग आएगा धीरे धीरे. अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थेरेपी ऑफ एजिंग, degeneration of thymus gland is one of the cause of aging also. आपको पता है जैसे कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, कौन बता पाएगा मुझे? थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? 10th में भी पढ़े थे ग्लैंड्स में. केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 11th. थाइमस ग्लैंड कोठी थाय छाती चेस्ट पोर्शन में होता है. तो थाइमस ग्लैंड का क्या है, जैसे कि बच्चा छोटा रहता है, थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा रहता है. जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएगा, थाइमस ग्लैंड छोटा छोटा सिकुड़ते जाएगा पूरा. सम 60 ग्राम्स होता है जब बच्चा छोटा रहता है. बड़े होते होते तक क्या होता है, वो धीरे धीरे सम ग्राम्स में ही सीमित रह जाता है. हम जब 30, 40, 50, 60 तक आएंगे, थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटा हो गया होगा. तो दिस also be considered as a main point which usually deteriorate your immune system. Okay, जब बूढ़े होते जाते हैं हमारा इम्यून भी तो वैसे ही घटता जाता है ना, इम्यून सिस्टम, राइट. तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है बच्चों, वो टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करता है. प्रोडक्शन तो होता है बोन मैरो में ही, बट वो उसको नरिशमेंट या फिर बोल सकते हो उसका देख रेख, उसको प्राइमरी एजुकेशन सारा देता है थाइमस ग्लैंड. टी लिम्फोसाइट, इसीलिए जो लिम्फोसाइट होता है टी एंड बी दोनों तरह का होता है. टी लिम्फोसाइट थाइमस की वजह से टी नाम पड़ा है उसका. सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम देता है. तो जैसे हम बड़े होते जाते हैं, थाइमस ग्लैंड डिटोरेट होता जाता है, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी घटता जाएगा. डेथ, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल लाइफ. स्टडी ऑफ डेथ बोला जाता है क्या? थानाटोलॉजी. ओके, it is the most important regulatory process which prevent overcrowding and bringing recycling of the material. overcrowd को कंट्रोल करना डेथ का या फिर मेन प्रोसेस है ये. डेथ फिर 2 तरह का है, एक क्लिनिकल है और एक बायोलॉजिकल डेथ है बच्चों. क्लिनिकल डेथ में क्या क्या हम लोग का होगा? हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा, पल्स स्टॉप हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टॉप होगा, प्यूपिल डायलेट. डायलेट मतलब बड़ा हो जाना. देखो प्यूपिल जो है ब्लैक कलर है, कितना बड़ा हो गया है. और बायोलॉजिकल डेथ में क्या होगा बच्चों? फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन स्टॉप हो जाएगा. देन पोलर मोटिव्स, मतलब इट इज द
पेलनेस व्हिच हैपन आफ्टर डेथ, येलो कलर हो जाना बॉडी, या फिर श्वेत जो कौन पूछा मैं व्हाइटी से जाऊँगी, राइट, ठीक है। लिवर मोटिस क्या होता है? सेटलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जमा हो जाएगा नीचे पोर्शन में जाके। अल्गर मोटिस क्या होता है और रिगर मोटिस क्या होता है? रिगर मोटिस है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली और नहीं होगा, अकड़न आ जाना, रिगर मोटिस। अल्गर मोटिस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, ठंडा पड़ जाना बॉडी। Within this duration, the clinical and biological death, internal organ can be transplant, liver, kidney, etc. Okay. So today for this much. Hopefully you enjoyed the class and सारा समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है। So already मैं ये फाइल सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप में, आप लोग जाओ फिर से सारा पढ़ो, कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास फिर से बताना। ओके, थैंक यू। मैम मुझे बायोमोलिक्यूल्स से बायोमोलिक्यूल्स का डाउट है श्वेता? यस मैम, थोड़ा अच्छा। अच्छे से क्लियर नहीं है वो चैप्टर। ठीक है, वो फिर से पढ़ेंगे, एक बार ये हो जाए फिर और कुछ बच्चे ज्वाइन होने के बाद आपको अलग से एक दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके, जो जो सारा हमने कंप्लीट किया है, 3 चैप्टर में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसका मैं बोल के आपका अरेंज करवाऊंगी और ले लूंगी सारे क्लासेस। ठीक है, यस मैम। अभी जो सारा शुरू है आप उसको कंटिन्यू करो, वंस हमारा एक बैकअप क्लास स्टार्ट होगा तो मैं बायोमोलिक्यूल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी।